ओके फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम वापस और देखते हैं इस पहली क्लास में हम सबसे पहले देखने वाले हैं टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री, और इसके साथ में जल्दी से छोटे छोटे से एक टॉपिक ख़त्म करते हैं स्टोन एज को। ठीक है, जल्दी से। वैसे यहाँ पे यूपीएससी में से डायरेक्टली पिछले 10-15 सालों में कोई क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा गया है, लेकिन इसकी जो लोकेशंस हैं, ठीक है, वहाँ से रिलेटेड हमें कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जो भी पढ़ेंगे उसको एमसीक्यू के माध्यम से याद करने का भी प्रयास करेंगे आज। तो जल्दी से ज़रा फोकस के साथ देखिएगा बस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। तो टाइमलाइन क्या है हमारी? तो टाइमलाइन हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की देखने वाले हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले क्या आता है? तो पहले आता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, ठीक है। फिर उसके बाद मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, और नियोलिथिक के बाद आता है चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक के बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक एज। और इस वैदिक एज को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक एज, और फिर अगला है उत्तर वैदिक एज। ओके, तो वैदिक एज के बाद में फिर हमारा आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, या हम इसी को सिक्स सेंचुरी BCE एरा भी कहते हैं। 6th सेंचुरी BCE एरा। ठीक है। इसके बाद में हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो आती है पहले मॉडर्न एज पे, मॉडर्न एज। फिर उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न, और पोस्ट मॉडर्न में हमें कई सारे डायनेस्टीज देखने को मिलते हैं। तो जिनमें हमारा पहला आता है, एक्चुअली में इसको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक नॉर्थ इंडिया में और एक साउथ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है सुंग डायनेस्टी, सुंग। ठीक है, उसके बाद में कण्व डायनेस्टी, कण्व। फिर उसके बाद में हमें इंडो ग्रीक्स देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंडो ग्रीक। के बाद शक, फिर कुषाण। ठीक है, कुषाण। और इधर साउथ इंडिया में हमें दो डायनेस्टी देखने को मिलती है। एक का नाम है साउथ इंडिया, मतलब मिड ऑफ इंडिया में हम देखें तो मिलती है हमें सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन। और थोड़ा साउथ में जाएंगे तो हमें चोल पांड्याज दिखाई देते हैं। ठीक है, पांड्या। ओके, पोस्ट मॉडर्न के बाद में फिर हम आते हैं गुप्ता एरा में, गुप्ता एज। और गुप्ता एज के बाद में आता है पोस्ट गुप्ता एज, या इसको हम अर्ली मेडिवल इंडिया भी कह देते हैं। ठीक है, पोस्ट गुप्ता एज या अर्ली मेडिवल इंडिया। और अर्ली मेडिवल इंडिया में भी हम इसको दो भागों में बांट के देख लेते हैं। तो एक नॉर्थ में और एक साउथ में। तो नॉर्थ में हमें कौन कौन सी डायनेस्टीज दिखाई देती हैं? तो सबसे पहले हमें हर्षवर्धन का टाइम पीरियड दिखाई देता है, जिसको हम पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता है, देखते हैं पुष्यभूति। ठीक, फिर उसके बाद में हर्षा के बाद में 7th सेंचुरी के आसपास पूरा, मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया है वो 3 डायनेस्टीज में टूट जाता है। ठीक है, तो जिसको हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो उनमें कौन कौन आते हैं? तो पाल आते हैं पश्चिम बंगाल के आसपास रीजन में, गुर्जर प्रतिहार, और फिर इसके बाद में नीचे साउथ में राष्ट्रकूट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्थ में देख रहे हैं तो राष्ट्रकूट को साउथ में रख लेंगे। ठीक है, फिर इनके बाद में कौन आते हैं? तो राजपूत डायनेस्टीज आती हैं कई सारी। तो छोटा 100-200 साल का टाइम पीरियड है इनका। जैसे परमार डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी है, गढ़वाल डायनेस्टी है, एटसेट्रा।
साउथ में देखा हमने अभी राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट, फिर पल्लव देखने को मिलते हैं, और साउथ में जाएंगे तो हमें, और पल्लवों के साथ में, पल्लवों के बाद में फिर हमें चोलास देखने को मिलेंगे, जिनका टाइम पीरियड 9th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 12th सेंचुरी तक जाता है, ठीक है। और फिर हमें होयसल देखने को मिल जाते हैं, यादव देखने को मिल जाते हैं, होयसला, यादव एंड काकतियाज, यादव एंड काकतियाज। और यहाँ पे आकर के हम एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक अपने आप को क्लोज करते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेडिवल इंडिया की शुरुआत। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या सीन बनाया हमने। तो सबसे पहले हमने देखा स्टोन एज, ठीक है, उन तीनों को हमने कंबाइंड कर दिया। स्टोन एज के बाद में IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक एज, जिसमें हमने क्या देखा, ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ठीक है। और इसके बाद में महाजनपद या 6th सेंचुरी BC का एरा देखा, महाजनपद काल। और उसके बाद में फिर हमने देखा था क्या आया था, मॉडर्न एज, ठीक है, मॉडर्न के बाद में पोस्ट मॉडर्न, और पोस्ट मॉडर्न के बाद में हमने देखा, पोस्ट मॉडर्न के बाद में गुप्ता देखे, और गुप्ता उसके बाद में पोस्ट गुप्ता एरा या अर्ली मेडिवल इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है, पोस्ट गुप्ता। तो इस तरीके से आपको पूरी टाइमलाइन मेरे ख्याल से याद हो गई होगी, ठीक है। तो ये अब हमें जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला हमारे दिमाग में यही पॉइंट आना चाहिए कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन आए तो यहाँ पे, तो हम इन सेगमेंट्स वाइज अपने सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कम से कम एलिमिनेशन की मदद से उस विकल्प को डिलीट या कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से देखने वाले हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू टिल नाउ, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टोन एज के बारे में, जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा सा क्या फैक्ट है, मतलब अपने आप में वो सफिशिएंट ही है, ठीक है। सो डोंट वरी कि इससे बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से पहली बात तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते भी है तो लोकेशन बेस्ड आते हैं, और लोकेशन मैंने मैप की मदद से भी, NCERT की लोकेशंस भी, सारी लोकेशंस को मैंने कवर अप करने का प्रयास किया है। तो आप देखना जरा, देखते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने भी टॉपिक का नाम क्या रखा है, तो टॉपिक में हमने देखा प्री हिस्ट्री। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि प्री हिस्ट्री क्या मामला है, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, पहले आता है प्री हिस्ट्री, प्री मतलब जो पहले होता है, ठीक है, इतिहास से भी पहले की चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री, फिर इसके बाद में आता है, उसके बाद में आता है हिस्ट्री। तो इनमें क्या अंतर है, ठीक है, तो देख लेते जल्दी से। प्री हिस्ट्री जहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है, जब लिखित नहीं मिलते तो पढ़ने के समझने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक। और यहाँ पे हमें किसके आर्कियोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है, प्री हिस्ट्री के अंदर। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला मामला, हमें यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन अभी हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं, ठीक। और हिस्ट्री में तो आपको पता ही है कि हमें लिखित साक्ष्य भी मिलता है और हम उनको समझ भी चुके हैं, ठीक है। तो प्री पहले आता है, ऐसे याद रखना, प्रीलिम्स का पेपर जैसे पहले देते हैं ना, तो प्री बोलते, तो उस तरीके से प्री आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोटो बाद में आता है, एक्चुअली में लग सकता है कि प्रोटो होगा तो पहले आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, पहले प्री हिस्ट्री फिर प्रोटो हिस्ट्री, ओके। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। और प्री हिस्ट्री में हम 3 चीज़ें देखेंगे, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा है, पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, मीसोलिथिक मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, ठीक है। ये लिथिक इसलिए मतलब पाषाण काल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंसान थे उन्होंने किस चीज़ का यूज किया अपने पूरे जीवन काल में, पत्थरों का यूज किया था, इसलिए हम इसको पाषाण काल कह करके बुलाते हैं, ठीक है। लिथिक का मतलब ही होता है पत्थर, ठीक। तो पैलियोलिथिक की एक साइट आपको याद रखनी है, सोहन संस्कृति, ठीक है। तो ये सोहन संस्कृति कहाँ पे आई है, तो उत्तर पश्चिम भारत के अंदर आई है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आज के समय पे जाता है। तो सोहन संस्कृति का नाम याद रखना है, ठीक है, इसको, ठीक है। तो कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो मानव की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी, तो याद रखना प्लिस्टोसीन एरा में हुई थी, ठीक है, प्लिस्टोसीन युग में हुई थी। तो पहली कौन सा महाद्वीप था यहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई, तो अफ्रीका महाद्वीप याद रखना है आपको, ठीक, अफ्रीका में हुई थी। और हबसी जाति से संबंधित थे पहले मानव, ठीक है, हबसी जाति से, ये याद रखना है थोड़ा सा। और ये बेलन घाटी सभ्यता, पहली बात तो ये है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में आती है ये, और मवेशी पाले जाने के संकेत मिलते हैं हमें यहाँ से, ठीक है। तो बेलन घाटी सभ्यता हमें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों के जो औजार बनते थे वो किस पत्थर के होते थे, क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने होते थे, ठीक है। एक ये दो साइट है, एक तो भीमबेटका, तो ये याद रखना, ये हमें लग सकता है कि ये पैलियोलिथिक एज की, लेकिन ये पैलियोलिथिक की नहीं है, ये मीसोलिथिक की है।
आपके पास अगर ऑप्शन में मीसोलिथिक और पैलियोलिथिक दोनों आता है तो मीसोलिथिक को चूज़ करना है, और अगर मीसोलिथिक नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप पैलियोलिथिक के साथ में जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके की एक और साइट है, तो ये लखू दियार, तो इसको भी थोड़ा याद रखना, ये कहाँ पे, ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है जी। सेम टू सेम भीमबेटका की तरीके से यहाँ पर भी हमें जो वॉल दीवारों के ऊपर हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। ठीक है। नियोलिथिक एरा में तो नप्पाषाढ़ काल में क्या देखने को मिलता है, तो एक कृषि का विकास हो चुका था, स्थिर ग्राम्य जीवन का आरंभ हो चुका था। ठीक है। एक दो बातें थोड़ी सी याद रखनी है मैं। ओके, बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना लोकेशंस पे हमें फोकस करना है, तो मैंने लोकेशन यहाँ पे लिख दी है, बड़ी सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं। तो पहली सोन घाटी, ये मैंने अभी बताई थी, सोन संस्कृति कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। बेलन घाटी, ये भी बताया था मैंने, यूपी के मिर्जापुर में। हाँ, हिरन घाटी कहाँ पे है, हिरन घाटी तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। जैसे आपने ज्योग्राफी में कभी या एनवायरनमेंट में कभी सुना हो तो ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है, हाँ, तो ये भी गुजरात के अंदर। तो ब्लैक बक हिरन का एक प्रकार है ना, तो ऐसी हिरन घाटी याद रखना कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। डीडवाना, ये कहाँ पे लोकेशन है, तो ये राजस्थान के अंदर है। एक्चुअली में आज के समय पे देखा जाए तो डीडवाना में नमक बनाया जाता है। ठीक है। नमक मतलब क्या कहते हैं, ये लवड़ी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक बार यूपीएससी के पेपर में पूछा भी गया था कि उसमें 2-3 नाम दे रखे थे, उसमें एक डीडवाना भी था, ये क्या है, हाँ, तो उसमें आप पहचान पाएंगे क्या चीज़ है वो। नेवासा, ये साइट भी याद रखना कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है। कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर है। लांगनज कहाँ पे, गुजरात। तो गुजरात की हमने 2 देखी, एक हिरन घाटी और एक देखी लांगनज। ठीक है। इजुत गुहा ये कहाँ पे है, केरल के अंदर है। बागोर कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र एमपी के अंदर है, सॉरी। ये बरभानपुर, ये याद रखना, एक बरभानपुर कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है। बुरहानपुर एक लोकेशन और है, वो एमपी के अंदर है, बुरहानपुर, जिसको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है, वो बुरहानपुर है, ये बरभानपुर है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर। महादाहा ये लोकेशन कहाँ पे, यूपी के अंदर है, महादाहा। बुर्ज होम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और यहाँ पे मानव के साथ में कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो मानव के स्थायी रूप से बसने लगा था, इसको मतलब ऐसे साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं। तो ये बुर्ज होम एक गर्त आवास था। गर्त आवास मतलब जहाँ पे लोग गड्ढा खोद करके अंदर की ओर रहते थे। ठीक है, उसको कहते हैं गर्त आवास। ठीक है। एक ये गुफकराल लोकेशन है, ये भी कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। फिर ये मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, टेक्ला कोटा। ठीक है, ये इस तरीके की कुछ भी मिले ना तो ये आपको कर्नाटक के साथ में जाना है। ठीक है, कर्नाटक। पय्यमपल्ली, ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु के अंदर है। पय्यमपल्ली सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में, लेकिन नहीं, तमिलनाडु के अंदर है। चिरांद ये कहाँ पे, बिहार के अंदर है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। कोल्डी हवा और महागढ़, ये दोनों की दोनों यूपी के अंदर और न्यूलिथिक साइट्स हैं। अभी देखते हैं, मतलब एक एनसीईआरटी का मैप लगाया मैंने, उसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है। ये चैल्कोलिथिक, अब थोड़ा चैल्कोलिथिक के बारे में भी देख लेते हैं। चैल्कोलिथिक मतलब ताम्र युग, यहाँ पे लोग पत्थर के साथ साथ में तांबे का भी उपयोग करने लगे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो तांबे का किया था। ठीक है। प्रमुख स्थल कौन से हैं, तो गणेश्वर, ये गुजरात वाला गणेश्वर नहीं है, गणेश्वर ये गुजरात के अंदर भी है, जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली साइट है, लेकिन ये गणेश्वर खेतड़ी खदान के पास राजस्थान के अंदर है। ठीक है। काली बागान भी याद रखना, ये भी एक ऐसी लोकेशन है, चैल्कोलिथिक साइट है। बनावली ये हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये आईवीसी साइट भी है। ठीक है। आहार संस्कृति, बनास घाटी, गिलुंद, ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर हैं। और याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, चैल्कोलिथिक साइट्स है। ठीक। नेवासा, जोरवे, इनाम गांव ये महाराष्ट्र के अंदर है। नबदा टोली एमपी के अंदर है। मालवा, कायत, ठीक है, ये भी एमपी के अंदर है। जखेड़ा कहाँ पे है, यूपी के अंदर है, जखेड़ा यूपी के अंदर है। ठीक है। चैल्कोलिथिक साइट मतलब जो चैल्कोलिथिक युग है, इसकी 1-2 प्रमुख विशेषताएं हैं, तो जरा उनको देख लेते हैं क्या है। तो पहली बात तो ये गाय के मांस का सेवन करते थे, घोड़ों से परिचित नहीं थे। ठीक है। घरेलू जानवरों को पालने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता था, तो उनको मारकर खाना, ना कि उनके डेयरी उत्पादों को प्राप्त करना। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक था। पकी ईंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इनको। ठीक। लेखन की जानकारी नहीं थी। ओके। भोजन पकाकर खाते थे और आभूषण तथा सजावट के शौकीन थे। तो ये 1-2 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये एनसीईआरटी का एक मैप है, जरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बुर्ज होम देखा हमने कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। मेहरगढ़, हाँ, मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर आता है। तो बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ साक्ष्य मिले हैं, और मेहरगढ़ के अंदर मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो ब्लू पॉइंट है, तो देख सकते हैं, ब्लू मतलब न्यूलिथिक साइट्स है ये। ठीक है।
तो और कौन सी है, तो कोल्डी हवा महागढ़ हमने देखी थी कहाँ पे, यूपी के अंदर है, ठीक है। चिरांद हमने देखी थी बिहार के अंदर है। एक और देखना, ये दाऊजली हदिंग, ये आप इसको बांग्लादेश या मेघालय या त्रिपुरा के आसपास रख सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट याद रखिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। अब जो भी ऑप्शन में सूटेबल लगे वो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक। ठीक है जी, हल्लूर भी याद रखना, ठीक है। पय्यमपल्ली, ये पय्यमपल्ली तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। हल्लूर कर्नाटक के अंदर है। मास्की भी देखी थी हमने, पिकली हल भी देखा था, एक टेक्ला कोटा भी देखा था, हाँ, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो नियोलिथिक साइट में मेहरगढ़, बुरजोम, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़, दाऊजली हदिंग और हल्लूर और पय्यमपल्ली, ठीक है। यहाँ पे एक ये पैलियोलिथिक साइट्स भी दे रखी है, तो कुरनूल केव्स याद रखना, हुंजगी याद रखना, भीमबेटका, मैंने कहा था ना भीमबेटका हम दोनों जगह देखने को मिलती है हमें। भीमबेटका पैलियोलिथिक में भी मिल जाती है, मीसोलिथिक में भी। अगर मीसोलिथिक ऑप्शन में है तो मीसोलिथिक चूज करना है, अगर नहीं है तो हम पैलियोलिथिक के साथ में जाएंगे। एक और साइट देखी थी हमने यहाँ पे लखूदियार, वो भी पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। लखूदियार कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दो साइट्स और दे रखी हैं, दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। तो एक तो आदिचन्नालूर है, हाँ, आदिचन्नालूर, ये भी कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है। और ये ब्रह्मगिरी, ये कहाँ पे, ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक के अंदर है ब्रह्मगिरी, ठीक, ठीक है। ये इनाम गाँव हमने देखा था, चैलकुलिथिक है। जोरबी संस्कृति देखी थी, हाँ, ठीक है। आहड़ संस्कृति राजस्थान के अंदर देखी थी, तो इसके अंदर चैलकुलिथिक साइट्स को कवर अप नहीं किया गया, ठीक है। तो हमने देखा, ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक मैप और मेरे को मिला था, तो उसमें देख लेते हैं। तो ये गुफक्राल वाला रीजन देखा, ठीक है। तो ये नियोलिथिक साइट है, बुर्जहोम भी नियोलिथिक है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ, ठीक है, ये बाकी की इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स दे रखी हैं। तो ये चिरांद भी नियोलिथिक साइट है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हमने देखी थी, भीमबेटका भी देखी थी, हाँ, महागढ़, कोल्डी हवा, ये यूपी के अंदर देखा था। ये सराय नाहर भी याद रखना, ये यूपी के अंदर, ये सराय नाहर। दमदमा एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमें कई सारे मनुष्यों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो दमदमा याद रखना। ये महादहा, ये भी याद रखना, ये भी देखा था हमने, यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर हमने कितनी 4-5 देख ली, 5 साइट, महागढ़, कोल्डी हवा, सराय नाहर, दमदमा और महादहा, ठीक। बागोर राजस्थान के अंदर देखी थी, ठीक है। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर देखी थी हमने, ठीक है, ठीक है। और ये सोहन कल्चर या सोहन घाटी मैंने बताया था, ये सोहन नदी एक्चुअली में सिंधु की नदी की एक सहायक नदी है। तो इस वजह से वहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ या प्रॉस्पर हुआ उसको हम सोहन वैली कल्चर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये नेवासा एमपी में देखा था। एक पटने और है, पटने लोकेशन भी याद रखना, पटने, पटना के अंदर नहीं, ये महाराष्ट्र के अंदर है पटने, ठीक है। लांगनज भी देखा था, लांगनज कहाँ पे, गुजरात के अंदर है लांगनज। मतलब जो चीज़ हमने देखी थी वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिपीटेटिव है, तो आप मैप की मदद से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैप की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एमसीक्यू के अंदर जो हमने पढ़ा है उसको सारे को मिला करके एमसीक्यू बनाए, तो जल्दी से उन एमसीक्यूज़ को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मानव की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है, तो मैंने बताया था प्लेस्टोसीन युग में मानी जाती है, ठीक है। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस महाद्वीप पे हुई, तो अफ्रीका महाद्वीप पे हुई थी। सोहन संस्कृति कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम भारत है, ठीक है। सोहन संस्कृति वर्तमान में मुख्यतः किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो मैंने बताया था क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे। बेलन घाटी सभ्यता मिर्जापुर किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। भीमबेटका किस काल का है, तो मैंने बताया। अब मीसोलिथिक नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, पैलियोलिथिक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बेलन घाटी किस राज्य में है, तो बेलन घाटी हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक हिरन घाटी भी देखा था हमने, वो कहाँ पे, अगर ऑप्शन यही है चारों के चारों और हिरन घाटी होता, बेलन घाटी की जगह, तो क्या होता उत्तर, तो हमारा गुजरात हो जाता, ठीक है। डीडवाना कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, ठीक है। नेवासा कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर है। हिरन घाटी ये आ गया, देखो, हाँ, कहाँ पे, हिरन घाटी कहाँ, गुजरात के अंदर है, ठीक है। कुरनूल कहाँ पे है, कुरनूल ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। भीमबेटका का संबंध, अब यहाँ पे हम पुरापाषाण काल नहीं लगाएंगे, मैसोलिथिक लगाएंगे, ठीक है। लांगनज कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। बागोर कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। और आदमगढ़ कहाँ पे देखा था हमने, एमपी के अंदर देखा था, ठीक है। बरभानपुर, तो मैंने क्या बताया था, बुरहानपुर आए तो कहाँ पे, एमपी लगाना है, ठीक है। लेकिन बरभानपुर कहाँ पे, वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। महादहा, तो ये भी हमने देखा था उत्तर प्रदेश में हमने 5 साइट देखी थी। कोल्डी हवा देखा था, हाँ। महादहा देखा था, दमदमा देखा था और महागढ़ देखा था, हाँ। एक सराय नाहर देखा था, तो ये 5 याद रखना, सराय नाहर। इजुद गुहा ये कहाँ पे है, तो केरल के अंदर है, ठीक है। कृषि का विकास किस काल में आरंभ हुआ था, तो नवपाषाण काल में आरंभ हुआ था कृषि का विकास। स्थिरगामी जीवन, तो ये भी नवपाषाण युग में हुआ था।
एक ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई तो इसको याद रखना, किस इतिहासकार ने नवपाषाण चरण को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है? तो किसने दिया है? तो ये वी गॉर्डन चाइल्ड ने दिया है। तो एक दो नाम है जो मैं आपको बताऊंगा समय के साथ में इतिहासकारों के, उससे भी एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वो 3-4 नाम दे दिए, पूछा ये कौन है, तो उनमें अगर आपको 1-2 नाम पता लग जाते तो आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बुर्ज होम ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? गुजरात, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और बुर्ज होम में हमें क्या मिला है? मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। किस नवपाषाण काल में? तो ये मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? हमें बुर्ज होम में मिले हैं, ठीक है। गुफकराल नामक नवपाषाण काल स्थल कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। मास्की ब्रह्मगिरी किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर है। पिकलियल टेकलाकोटा ये भी देखा था हमने, कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर है। पय्यमपल्ली नवपाषाण स्थल कहाँ पे? तो तमिलनाडु के अंदर है। चिरांद कहाँ पे? बिहार के अंदर है। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान के अंदर है। कोल्डी हवा महागढ़ नवपाषाण स्थल किस राज्य में है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। ताम्र युग का अर्थ क्या है? तो ताम्र युग, तो पत्थर का उपयोग नहीं, पाषाण काल हो जाएगा। लोहे का उपयोग नहीं, तांबे और पत्थर का उपयोग, ठीक है। मैंने बताया था तांबे और पत्थर का उपयोग। गणेश्वर कहाँ पे है? ध्यान देना, गणेश्वर गुजरात वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ पे? राजस्थान के अंदर गणेश्वर, खेतड़ी खदान के पास बताया था मैंने, खेतड़ी खदान जो आज के समय पे तांबे के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के अंदर खेतड़ी। तो गणेश्वर स्थल किस खदान के पास स्थित है? तो कहाँ पे? खेतड़ी खदान के पास, ठीक है। बनावली कहाँ पे? बनावली हरियाणा के अंदर है, ठीक। आहार और गिलुंद ये संस्कृति कहाँ पे है? तो ये ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ मतलब स्थल है, तो ये कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। बनास घाटी संस्कृति का संबंध, बनास घाटी कहाँ पे है? तो बनास घाटी ये राजस्थान के अंदर है। बनास नदी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो जोरवे और इनाम गांव किस स्थल के अंदर है? जोरवे और इनाम गांव तो कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। नवदा टोली कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। जखेड़ा, ये जखेड़ा भी याद रखना है जी। जखेड़ा कहाँ पे? संस्कृति यूपी के अंदर है, जखेड़ा, ठीक है। जखेड़ा ये भी ताम्रयुग स्थल है। तो ताम्रयुग में घरेलू जानवरों को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मारकर खाना, ठीक। ताम्रयुग के लोगों को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी? लेखन की थी? तो नहीं थी। सजावट की थी? तांबे की थी। भोजन पका के खाते थे, देखा था हमने। तो लेखन की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताम्रयुग के लोगों के लिए सही है? तो कौन सा सही है? वे भोजन पका कर खाते थे, तो बिल्कुल खाते थे, ठीक है। वे घोड़ों का उपयोग करते थे, तो घोड़ों का उपयोग नहीं करते थे। वे लिखना जानते थे? नहीं जानते थे। पक्की ईंटों में रहते थे? नहीं, कच्ची ईंटों में रहते थे। तो भोजन पका कर खाते थे, ये वाली बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ताम्रयुग की है? तो वे आभूषण तथा सजावट के शौकीन थे, तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। वे लोहे के औजार बनाते थे? नहीं। लोहे के औजार घोड़ों से परिचित थे? तो नहीं थे। लेखन कला जानते थे? नहीं जानते थे। तो बिल्कुल जो हमने पढ़ा वो हमने MCQ के माध्यम से याद कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार खुद से और एक बार क्लास देखने के बाद में। और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद में आपको दोबारा से क्लास देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी लगे तो MCQ लगा करके आप अपनी संतुष्टि, अपनी मतलब जो रिवीजन क्षमता है उसको दोबारा से एनहेंस कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये तरीका आपको ज़रूर आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी को पावरफुल बनाएगा, और कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में ये चीज़ें किस तरीके से फिट हो जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, और साथ में हम PYQs भी लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में सीधे इससे कोई PYQ नहीं देखने को नहीं मिला है हमें स्टोन एज से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई PYQ नहीं लगाया। लेकिन UPPCS या अन्य PCS एग्जाम्स में हमें इससे रिलेटेड PYQ देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 2023 का UPPCS का PYQ उठा के देखिएगा, तो वहाँ पे कुछ साइट्स के नाम पूछे गए हैं ना, ये साइट्स के नाम लिख दिए इधर पे, उधर पे स्टेट्स के नाम पूछा है, फिर पूछता है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो इस तरीके के प्रश्न बनते रहते हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास देखते हैं बाद में। ओके बाय, थैंक यू।